हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल पर। देखिए, आज का जो ये वीडियो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ख़ासकर उनके लिए जो 10th क्लास की जो केमिस्ट्री है उसके या तो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं या फिर कोई भी एग्ज़ाम व्यू के पॉइंट से अगर हम देखें कंपटीशन के, तो ये लेक्चर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो मैंने क्विक रिवीजन के लिए लेसन तैयार किया है, इसको मैंने 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया है। पहले के अंदर हम 2 या 3 लेसन को रिवाइज करेंगे और नेक्स्ट को हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर करेंगे। तो चैनल पर अगर आप नए हैं तो इसको चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले जो हमारा लेसन आता है 10th क्लास का, उस लेसन का जो नाम है हमारा रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ये आपने देख लिया। इसके जो मैंने 2 चीज़ें की हैं इसके अंदर, इसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उन सभी को हम देखेंगे और साथ में कुछ डेफिनेशंस है जिससे हमारा पूरा लेसन कवर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले हम महत्वपूर्ण बिंदु को देखते हैं। तो देखिए, इसके अंदर सबसे पहले क्या आता है, एक पूर्ण रासायनिक समीकरण अभिकारक उत्पाद एवं प्रतीकात्मक रूप से उनकी भौतिक अवस्था को प्रदर्शित करता है। ठीक है ना। कोई भी रासायनिक समीकरण है उसके अंदर अभिकारक होते हैं, उत्पाद होते हैं और उनको जो प्रतीकात्मक रूप है, मतलब कि वो सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है, उन सभी को प्रदर्शित करता है। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा, किसी रासायनिक अभिक्रिया में तीर के दोनों ओर के प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान हो तो वह एक संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। ठीक है ना। इस लेसन के अंदर हमारे पास में 2 तरह के समीकरण होते हैं, एक कंकाली होता है और दूसरा क्या है हमारे पास में संतुलित समीकरण है। जिसके अंदर दोनों की ओर संख्या समान हो वो तो हमारा क्या हो जाएगा, संतुलित समीकरण हो जाएगा। और जिसके अंदर दोनों की तरफ इक्वल न हो तो वो कौन सा समीकरण कहलाएगा, हमारा कंकाली समीकरण। ठीक है। इसके अंदर नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर चलते हैं हम। रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है और न ही विनाश होता है। ठीक है ना। ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम है। द्रव्यमान को हम न तो निर्माण किया जाता है और न ही उसका विनाश किया जाता है। ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु केवल पुनः व्यवस्थित होते हैं। ठीक है ना। परमाणु केवल पुनः व्यवस्थित होते हैं, उनको घटाया बढ़ाया नहीं जा सकता। जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उनको क्या कहलाते हैं, वे क्या कहलाते हैं, अभिकारक कहलाते हैं। ठीक है ना। और इसके बाद क्या आता है, जो नए पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न होते हैं वे क्या कहलाते हैं, उत्पाद कहलाते हैं। ठीक है ना। दोनों चीज़ें आपको नोट करनी है। इसके बाद हम चलते हैं, अभिकारक तथा उत्पादों की गैस, द्रव तथा ठोस अवस्था को क्रमशः जी, ये गैस के लिए क्या यूज करेंगे, जी, लिक्विड के लिए एल करेंगे, एक्वस जलीय सॉल्यूशन होता है और सॉलिड के लिए एस यूज करते हैं। ठीक है। इसके बाद जो बताया गया है, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसको कैसे पहचाना जाता है, उसके अंदर या तो गैस निकले या फिर अवशेप का बनना। अवशेप का आपको पता है कि भाई रिएक्शन होने के बाद जो ठोस पदार्थ रह जाता है, रंग में परिवर्तन हो, ताप में परिवर्तन हो तथा अवस्था में परिवर्तन हो, ये सारे के सारे क्या हैं, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रमुख अभिलक्षण होते हैं। इसके बाद हम चलते हैं, किसी रासायनिक अभिक्रिया में परमाणुओं के आपसी आबंध के टूटने एवं जुड़ने से नए पदार्थों का निर्माण होता है। ठीक है ना। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया जब होती है तो उसके अंदर जो परमाणुओं के आपस के आबंध होते हैं, आबंध का हम कोवलेंट जो बॉन्ड हिंदी में इंग्लिश के अंदर बोलते हैं, तो जो आबंध होते हैं उन्हीं के टूटने और जुड़ने से नए पदार्थों का निर्माण होता है। ठीक है। इसके बाद चलते हैं हम, संगमरमर का रासायनिक नाम बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट, और इसका जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, CaCO3। देखिए, जो ये नोट्स है मैं आपको PDF के अंदर बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड करूँगा, तो आपको कमेंट जरूर करना है। ठीक है। अगर जिसको भी नोट्स चाहिए। पाचन क्रिया के समय खाद्य पदार्थ छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं। ठीक है ना। और देखिए, नोट्स को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, तो प्लीज़ आप एक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इसके बाद चलते हैं, कार्बोहाइड्रेट से टूटकर बना ग्लूकोज कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन से मिलकर शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक है ना। जो कार्बोहाइड्रेट होता है उससे जो ग्लूकोज बनता है वो कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन से, ठीक है ना, उससे क्या करता है, शरीर को तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है। इसके बाद देखिए, इसमें जो अभिक्रिया के प्रकार दिए हुए हैं, संयोजन अभिक्रिया में, ठीक है ना, 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर क्या करते हैं, एक नया पदार्थ बनाते हैं। संयोजन में क्या करते हैं, 2 जुड़कर एक नया पदार्थ बनाते हैं। वियोजन क्या है, बिल्कुल संयोजन का विपरीत होता है। ठीक है ना। संयोजन में जुड़ेंगे, वियोजन में टूटेंगे। तो वियोजन अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया से बिल्कुल विपरीत होती है। वियोजन अभिक्रिया में एकल पदार्थ वियोजित होकर 2 या 2 से अधिक पदार्थ बनाता है। ठीक है ना। जैसे CaCO3 था हमारा, ये अगर वियोजन अभिक्रिया देखें तो CaO प्लस में CO2। ठीक है ना। ये वियोजन अभिक्रिया है इसकी। इसके बाद चलते हैं हम, संयोजन वियोजन 2 हो गई। इसके बाद गर्म करने पर कैल्शियम कार्बोनेट का कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है ना, जो मैंने अभी लिखा था CaCO3 वाला, तथा कार्बन डाइऑक्साइड में वियोजित होना क्या कहलाता है, एक प्रमुख वियोजन अभिक्रिया है।
इसके बाद चलते हैं हम कैल्शियम ऑक्साइड को चूना या फिर बुझा हुआ चूना कहते हैं, ठीक है, जिसका उपयोग सीमेंट बनाने में किया जाता है। जो हमारा कैल्शियम ऑक्साइड होता है, कैल्शियम ऑक्साइड का फार्मूला होता है CaO, इसको हम चूना कह सकते हैं या फिर बिना बुझा हुआ चूना कह सकते हैं, ठीक है। इसका उपयोग किसके अंदर किया जाता है? सीमेंट बनाने के लिए। सूर्य के प्रकाश में सफ़ेद रंग का सिल्वर क्लोराइड दूसरे रंग का हो जाता है, ठीक है ना। सिल्वर क्लोराइड जो हमारा आता है AgCl2, ठीक है, ये सिल्वर क्लोराइड होता है। इसके बाद हम देखते हैं, इसके बाद क्या आता है, जब कोई एक तत्व, ठीक है ना, कोई एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है तो उसको हम क्या कहते हैं? विस्थापन अभिक्रिया। देखिए इसके अंदर जितने भी टाइप्स हैं वे सारी की सारी अभिक्रिया यहाँ पर शो की गई है, सब की डेफिनेशन आपको मिलेगी, ठीक है ना। विस्थापन आ गया, सबसे पहले हमने संयोजन पढ़ा, उसके बाद वियोजन पढ़ा, इसके बाद हमारी विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन में क्या होता है? कोई एक अभिक्रिया अधिक अभिक्रियाशील पदार्थ कम अभिक्रिया को क्या कर देता है? विस्थापित कर देता है, ठीक है। इसके बाद आता है द्वि विस्थापन अभिक्रिया में दो अलग अलग परमाणु या फिर परमाणुओं के समूह का आपस में आदान प्रदान होता है, ठीक है ना। उनके जो आयन होते हैं, आयन का आपस में आदान प्रदान होता है। इसके बाद क्या आता है? ऑक्सीजन का योग या फिर हाइड्रोजन का ह्रास ऑक्सीकरण कहलाता है, ठीक है ना। ऑक्सीकरण या फिर उपचयन, आपने देखा था ना, ऑक्सीजन को या फिर इसको सिंपल से वर्डों में बोले तो ये क्या होता है? ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है? उपचयन कहलाता है। इसके बाद ऑक्सीजन का ह्रास या फिर हाइड्रोजन का योग क्या कहलाता है? अपचयन कहलाता है, ठीक है। तो डेफिनेशन इसके अंदर एक उपचयन था और एक अपचयन था। उपचयन में ऑक्सीजन जुड़ती है, हाइड्रोजन घटती है, ठीक है। अपचयन बिल्कुल इसके विपरीत होता है। इसके बाद चलते हम प्राय तैलीय तथा वसायुक्त खाद्य सामग्रियों में उपचयन रोकने वाले पदार्थ मिलाए जाते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है चांदी के ऊपर काली परत व तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ना संसारण के उदाहरण है, ठीक है। तो ये था हमारा लेसन फर्स्ट। इसके अंदर देख लेते हैं, ये कंप्लीट हो चुका है। तो इसके अंदर जो भी हमने मेन पॉइंट्स है वे सारे के सारे पॉइंट हमने पढ़े हैं। सारी की सारी जो अभिक्रियाएँ थे वे सारी हमने पढ़ी हैं। संयोजन क्या होती है, इसके बाद वियोजन क्या होती है, ये भी पढ़ी है हमने। इसके बाद क्या पढ़ा था? विस्थापन क्या होता है, विस्थापन की भी डेफिनेशन हमने पढ़ी है। इसके बाद हमने द्वि विस्थापन की भी पढ़ी है, ठीक है। तो ये सारे हमने पढ़े हैं। संसारण क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी हैं। तो आपको नोट कर लेना है, एक पॉइंट इसके अंदर नोट करने लायक है। तो ये अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। लेसन नंबर 2 के अंदर चलते हैं हम। 2 हमारा अम्ल, अक्षार एवं लवण है, ठीक है। इसके सबसे पहले महत्वपूर्ण बिंदु देखेंगे, इसके बाद जो डेफिनेशन आती हैं वो हम देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले देखिए, अम्ल स्वाद में क्या होते हैं? खट्टे होते हैं। अक्षारक स्वाद में कैसे होते हैं? कड़वे होते हैं। अम्ल क्या करते हैं? नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। अक्षारक क्या करते हैं? लाल लिटमस को नीला कर देते हैं, ठीक है। तो ये सारी एक एक लाइन जो है इसके अंदर नोट करने लायक है, ठीक है ना, बिल्कुल इंपॉर्टेंट नोट्स हैं। इसके बाद क्या है? इसके बाद दिया हुआ है अम्ल और अक्षार की अभिक्रिया क्या कहलाती है? उदासीनीकरण कहलाते हैं या फिर न्यूट्रलाइजेशन इसको बोल सकते हैं। तो आपको नोट कर लेना है। इसके बाद चलते हम अम्ल तथा अक्षारकों की जांच के लिए किसका यूज किया जाता है? लिटमस का, हल्दी का, फिनाप्थेलिन का तथा मिथाइल ऑरेंज, इन सारी चीज़ों का यूज किया जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं? सूचक कहते हैं, ठीक है ना। इसके बाद हम चलते हैं, लिटमस क्या होता है? थैलाफाइट समूह के लिचेन पौधे से प्राप्त होता है, ठीक है ना। आपसे पूछा जाए लिटमस कहाँ से प्राप्त होता है, तो कहाँ से प्राप्त होता है? थैलाफाइट समूह के किससे प्राप्त होता है? लिचेन पौधे से। इसके बाद देखिए सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल का फार्मूला होता है H2SO4, नाइट्रिक अम्ल HNO3 तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये सारे के सारे क्या हैं? प्रबल अम्ल होते हैं, ठीक है ना। कौन से? सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसके बाद देखिए पोटासियम हाइड्रोक्साइड तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है? प्रबल अक्षारक है, ठीक है ना। प्रबल अम्ल और प्रबल अक्षारक आपसे पूछा जाए तो ये नोट कर लेने हैं। इसके बाद हम चलते हैं, एसिटिक अम्ल हो गया, फॉर्मिक अम्ल हो गया, और ये फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको नोट करने हैं। इसके बाद सिट्रिक अम्ल हो गया, ये टार्ट्रिक अम्ल हो गया, ये सारे कौन से अम्ल है? ये हमारे दुर्बल अम्ल हैं। इसके बाद चलते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये सारे क्या हैं? दुर्बल अक्षारक हैं, ठीक है। इसके बाद आगे हम देखते हैं, जिन पदार्थों की गंध अम्लीय या अक्षारीय माध्यम में बदल जाती है तो उन्हें हम क्या कहते हैं? गंधीय सूचक। आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में, गंधीय सूचक क्या किसे कहते हैं? तो आपके जितने भी एग्जाम के अंदर 2 या 3 नंबर के क्वेश्चन आएंगे वे सारे के सारे इससे कवर हो सकते हैं, ठीक है ना। तो आपको बिल्कुल ध्यान से करना है। तो आगे देखिए, लौंग का तेल, प्याज तथा वेनिला को गंधीय सूचक के रूप में भी प्रयोग करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या देखा यहाँ पे? गंधीय सूचक किसे कहते हैं? तो जिस भी पदार्थ की अम्लीय या फिर अक्षारीय इन माध्यम में क्या होता है? गंध, इसकी स्मेल जो होती है वो चेंज हो जाए, वो क्या कहलाती है? गंधीय सूचक।
तो यूज को एग्जाम्पल क्या से क्या क्या है, लौंग का तेल है, प्याज है, वनीला है, ये सारे क्या है गंधीय सूचक के उदाहरण है। इसके बाद चलते हैं विलयन में H+ आयन के निर्माण के कारण ही पदार्थ की प्रकृति अम्लीय होती है। ठीक है ना, आपसे पूछा जाए कि भाई अम्लीय प्रकृति किसके कारण होती है, तो वो किसके कारण होती है, H+ आयन के कारण। ठीक है ना, जितने ज़्यादा H+ आयन होंगे उतनी ही प्रकृति ज़्यादा अम्लीय होगी। अब बिल्कुल इसके विपरीत है OH- आयन। ठीक है ना, जल के अंदर OH- आयन होते हैं, इनके कारण पदार्थ की प्रकृति कैसी होती है, अक्षारकीय होती है। ठीक है, धातुओं की अम्ल के साथ अभिक्रिया हाइड्रोजन गैस तथा लवण बनाती है। ठीक है ना, जब भी धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करती हैं तो क्या बनाती है, हाइड्रोजन गैस और लवण। इसके बाद अम्ल किसी धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से अभिक्रिया करता है तो यह संगत लवण, कार्बन डाइऑक्साइड गैस एवं जल बनाता है। ठीक है, जल में अम्लीय या अक्षारकीय विलयन विद्युत का चालन करते हैं। ठीक है ना, आपसे पूछा जाए जल में विद्युत का चालन किस कारण होता है, तो वे सारे का सारा किसके कारण होता है, अम्ल या फिर अक्षार के विलयन के कारण होता है। इसके बाद देखते हैं सभी अक्षार जल में घुलनशील नहीं होते। ठीक है ना, यहाँ पे देखिए एक पॉइंट नोट करने का है, एक अक्षार होता है और एक अक्षार होता है। ठीक है ना, तो जितने भी सारे अक्षार होते हैं सारे जल में घुलनशील नहीं होते। जल में जो घुलनशील होते हैं वे अक्षार क्या कहलाते हैं, अक्षार कहलाते हैं। ठीक है ना, ये क्या हट जाता है, ये बिल्कुल अलग है इससे। जल में अम्ल या अक्षार के घुलने की प्रक्रिया क्या होती है, बिल्कुल अत्यंत ऊष्माक्षेपी। ठीक है ना, ऊष्माक्षेपी का मतलब क्या होता है, उसके अंदर बहुत सारी ज़्यादा ऊष्मा निकलती है। ठीक है, इसके बाद क्या है, जल में अम्ल या अक्षार मिलाने पर आयन की सांद्रता H+ या OH- में प्रति इकाई आयतन में कमी की प्रक्रिया तनुकरण कहलाती है। ठीक है ना, तनुकरण में आपने नोट कर लेना है, अगर हम H+ अम्ल या अक्षार मिलाते हैं, अम्ल मिलाएंगे तो OH में कमी आ जाएगी, और अगर हम अक्षार मिलाएंगे तो H+ आयन में कमी आ जाएगी। इसी को हम क्या कहते हैं, तनुकरण कहते हैं। अम्ल तथा अक्षारकों की प्रबलता की जांच के लिए किसका यूज किया गया है, pH स्केल का। pH स्केल का जो आविष्कार है किसने किया था, pH स्केल का आविष्कार सार्सेन ने किया था, 1909 के अंदर किया था। ठीक है, ये एक वैज्ञानिक थे, और pH स्केल की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है पावर ऑफ हाइड्रोनियम आयन। ठीक है ना, पावर ऑफ हाइड्रोनियम आयन, या फिर हाइड्रोजन भी बोल सकते हैं इसको। इसके बाद देखिए जिस विलयन का pH मान 7 हो वह क्या होता है, उदासीन होता है। 7 से कम विलयन क्या कहलाएगा, अम्लीय कहलाता है, और 7 से अधिक विलयन क्या कहलाता है, अक्षारीय कहलाता है। देखिए इसके लाइन के ऊपर समझते हैं हम, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मान लीजिए 7 है, तो 7 से जितना ज़्यादा जाएगा, 7 से जितना ज़्यादा जाएगा वो क्या हो जाएगा, अक्षारीय हो जाएगा। ठीक है, और 7 से जितना कम जाएगा वो कितना, वो क्या हो जाएगा, अम्लीय हो जाएगा। ठीक है, तो ये नोट कर लेना हमको। हमारा शरीर जो होता है वो कितने से कितने के बीच में कार्य करता है, 7.0 से 7.8 परास के बीच कार्य करता है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं वर्षा के जल का pH मान यदि 5.6 से, देखिए आपसे कई बार पूछा जाता है एग्जाम में, अम्लीय वर्षा किसे कहते हैं, तो अम्लीय वर्षा क्या होती है, जिसका pH मान 5.6 से कम होता है वो क्या कहलाती है, अम्लीय वर्षा। शरीर में अम्लीयता को दूर करने के लिए किस चीज़ का उपयोग किया जाता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट जैसे दुर्बल अक्षार प्रयोग में लाए जाते हैं। ठीक है, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला हमारे देख लेते हैं, MgOH2 होता है। ठीक है, यदि मुख में लार का pH मान 5.5 से कम हो तो क्या होता है, हमारे दांत खराब होने लगते हैं, दंत अक्षय होने लगता है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम अम्लीय मृदा को उपचारित करने के लिए उसमें बिना बुझा हुआ चूना मिलाया जाता है। ठीक है ना, तो आपसे कई बार पूछा जाता है कि भाई किसान जो खेतों में किस चीज़ का यूज़ करते हैं, अम्लीय मृदा को यूज़ करने के लिए, ये कम करने के लिए बुझे हुए चूने का मिलाया जाता है। इसके बाद देखिए जब मृदा का pH 7 के आसपास हो तो ऐसी मृदा में पौधे अधिक विकसित होते हैं। ठीक है ना, 7 के आसपास हो गया तो पौधों के लिए बहुत अच्छी होती है। इसके बाद देखिए चींटी, मधुमक्खी, बिच्छू के डंक तथा बिच्छू बूटी में मेथेनोइक अम्ल, ठीक है ना, या फॉर्मिक अम्ल होता है जो शरीर में दर्द व जलन उत्पन्न करता है। सिंपल से वर्डों में देखिए तो जब भी ये काट लेती हैं, चींटी हो, मधुमक्खी हो, बिच्छू का डंक हो, इन सब के जो डंक के अंदर क्या होता है, मेथेनोइक अम्ल, जिसका फार्मूला क्या है, HCOOH होता है, या फिर इसको हम फार्मिक अम्ल बोलते हैं, जिससे क्या होता है शरीर में दर्द होता है और जलन उत्पन्न करता है। आगे देखिए सोडियम क्लोराइड विलयन के विद्युत अपघटन का प्रक्रम क्लोर अक्षार या फिर क्लोर एल्कली प्रक्रम कहलाता है। देखिए क्लोर अक्षार का मतलब क्या है, इसके अंदर एक तो प्रोडक्ट होता है हमारा क्लोरीन होता है और एक अक्षार होता है। ठीक है ना, इसके आगे देखते हैं हम, इसकी डेफिनेशन आएगी। लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्या कराते हैं, क्रिस्टलन का जल कहते हैं। देखिए इसकी डेफिनेशन आएगी, फिर अच्छे समझेंगे। इसके बाद आती है परिभाषाएं। इस लेसन में जो मेन डेफिनेशन है, जो बिल्कुल इस लेसन को कवर करती हैं, वो डेफिनेशन हम देखते हैं अब।
अम्ल, अम्ल किसे कहते हैं? ऐसे पदार्थ जो जलीय विलयन में H+ आयन उत्पन्न करते हैं वे क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं। इनमें हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होता है। ये स्वाद में कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं। ठीक है, तो ये डेफिनेशन हमने देखी, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल इम्पोर्टेंट है। इसके बाद देखिए अक्षारक, बेस, ऐसे पदार्थ जो जलीय विलयन में OH-, ठीक है ना, OH- आयन उत्पन्न करते हैं, उन्हें हम क्या कहलाते हैं? अक्षारक कहलाते हैं। ये स्वाद में कड़वे होते हैं, छूने में मुलायम होते हैं। ठीक है, जैसे हमारी साबुन होती है। इसके बाद देखते हैं कार्बनिक अम्ल, वे अम्ल जो पौधों से प्राप्त होते हैं, मतलब पौधों से प्राप्त होते हैं, वे क्या कहलाते हैं? हमारे कार्बनिक अम्ल कहलाते हैं। खनिज अम्ल, पृथ्वी के खनिजों से प्राप्त अम्ल खनिज अम्ल कहलाते हैं। ठीक है ना, ये डेफिनेशन खनिज अम्ल की थी। इसके बाद देखिए आयनीकरण, अम्लों का जल के साथ मिलकर आयनों का बनना आयनीकरण कहलाता है। ठीक है ना, जल के साथ मिलकर जो आयन बनाते हैं वे क्या कहलाते हैं? आयनीकरण कहलाते हैं। इसके बाद उदासीनीकरण, इस लेसन में हमने पढ़ा है जब अम्ल और अक्षार आपस में अभिक्रिया करते हैं तो वे क्या कहलाती है? अभिक्रिया, वो क्या कहलाएगी? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाएगी और वहाँ से लवण बनते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है सूचक, सूचक हमने अभी देखा है। ऐसे पदार्थ जो अम्ल या अक्षारकों के साथ मिलाने पर अपना रंग परिवर्तन कर लेते हैं क्या कहलाते हैं? वे सूचक कहलाते हैं। अभी हमने देखा था ना कि भाई हल्दी, लिटमस, मिथाइल, ऑरेंज तथा फिनोप्थेलिन, ये कुछ क्या है? सामान्य सूचक हैं। ठीक है, इसके बाद आता है गंधीय सूचक। गंधीय सूचक हमने पढ़ा था, अम्लीय या अक्षारीय माध्यम में जो अपनी गंध बदल देते हैं वे क्या कहलाते हैं? गंधीय सूचक कहलाते हैं। इसके बाद आता है वैश्विक सूचक, यानी कि यूनिवर्सल इंडिकेटर। इसके अंदर देखिए क्या, विभिन्न सूचकों का वह मिश्रण जो विभिन्न pH गोलों के साथ विभिन्न रंग प्रकट करता है वो क्या कहलाता है? वैश्विक सूचक कहलाता है। ठीक है ना, जैसे हमने देखा कोई कहीं पे लाल, कहीं पे ये शो करता है। इसके बाद लवण की डेफिनेशन आती है, अम्लों के अवशिष्टों के साथ मिलकर धातु एक यौगिक बनाती है, जिसे हम क्या कहते हैं? लवण कहते हैं। ठीक है ना, अम्ल के अवशिष्टों के साथ मिलकर धातु एक क्या बनाती है? यौगिक बनाती है, वो क्या कहलाते हैं? लवण कहलाते हैं। इसके बाद देखिए क्रिस्टलन का जल, ये पेपर में कई बार पूछा जा चुका है। तो किसी भी पदार्थ के क्रिस्टलों में उपस्थित जल क्रिस्टलन का जल कहलाता है। तो जैसे एग्जाम्पल के रूप में देखिए Na2CO3.10H2O, अगर आपसे पूछा जाए यहाँ पे क्रिस्टलन का कितना जल है तो यहाँ पे जल के कितने अणु हैं? 10 अणु हैं। ऐसे ही एक और एग्जाम्पल है FeSO4.7H2O, तो यहाँ पे जल के कितने अणु हैं? 7। ठीक है, फेरस सल्फेट है ये हमारा सोडियम कार्बोनेट है। ठीक है, इसके बाद परस्वेदी डेफिनेशन आती है, जो पदार्थ वायुमंडल की नमी को सोकर पसीज जाते हैं वे क्या कहलाते हैं? परस्वेदी। ठीक है, इसकी एग्जाम्पल है मैग्नीशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड मतलब जो घरों में हम नमक रखते हैं उसको आपने देखा भी होगा, अगर बाहर छोड़ देते हैं वो क्या करता है? पसीज जाता है। ठीक है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं? परस्वेदी बोलते हैं। इसके बाद जो डेफिनेशन आती है उत्फूलन, किसी यौगिक के क्रिस्टलन जल का वायु में मुक्त होने का प्रक्रम क्या कहलाता है? उत्फूलन। ठीक है ना, जैसे कि हमने ऊपर देखा था, देखिए ऊपर चलते हैं एक बार। यहाँ पे अगर हम सोडियम क्लोराइड को, सोडियम कार्बोनेट को जल के अंदर ये वायु के अंदर खुला छोड़ देते हैं तो यहाँ से देखिए जो इसके जो अणु हैं 10H2O ये अणु है, तो यहाँ पे Na2CO3.H2O और प्लस में 9H2O, ये जो जल है ये बाहर निकल जाएगा। ठीक है ना, इसी को हम क्या बोलेंगे? उत्फूलन बोलेंगे। इसके बाद क्या है? तनुकरण, जल में अम्ल या अक्षारक मिलाने पर आयन की सांद्रता में, वही सेम डेफिनेशन है। ठीक है ना, अम्ल या अक्षार मिलाएंगे तो उसकी सांद्रता में जो कमी आएगी उसको हम क्या बोलेंगे? तनुकरण बोलेंगे। इसके बाद बारी आती है क्लोर अक्षार प्रक्रिया। ठीक है, ये वही डेफिनेशन है। इसके अंदर देखते हैं सोडियम क्लोराइड विलयन के विद्युत अपघटन की प्रक्रिया क्या कहलाती है? क्लोर अक्षार प्रक्रम। ठीक है, तो सोडियम क्लोराइड का फार्मूला हमने नोट कर लेना है, सोडियम क्लोराइड NaCl होता है। ठीक है, इसके बाद जो हम देखते हैं ये लेसन नंबर 3 आ गया। ये लेक्चर तो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तो यहीं पे इसको समाप्त करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा ताकि मैं आगे वीडियो बनाने के लिए प्रेरित हो सकूँ। तो देखिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद लेसन को पूरा देखने के लिए। वीडियो को कंप्लीट ज़रूर देखिएगा ताकि आपको बिल्कुल समझ में आ सके। थैंक यू, धन्यवाद।